चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर है एवलिन ग्लेनी के बारे में, जो कि एक लड़की है और उसे मतलब शुरुआत में तो वो ठीक रहती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद लगभग जब वो 10-11 साल की हो जाती है तब उसकी एक प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है कि वो सुन नहीं पाती। अब जब वो सुन नहीं पाती तो उसे किस किस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, किस तरह से बहादुरी के साथ वो अपने जीवन में जो भी पाना चाहती थी, जो अचीव करना चाहती थी, किस तरह से वो उस चीज़ों को अचीव करती है। कहीं ना कहीं ये आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रश आर क्राउड्स जॉशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। देखो पहला सीन दिखाया है जैसे कोई मूवी शुरू होती है। एक छोटी सी लड़की है जो कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है और प्लेटफॉर्म के रेलवे प्लेटफॉर्म पे जॉशल का मतलब होता है धक्का मुक्की हो रही है भीड़ की, ठीक है, और बहुत भीड़ है। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। एक स्लाइट गर्ल का यहाँ मतलब है एक छोटी सी लड़की। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स का मतलब है हालांकि है तो वो 17 साल की, लेकिन अपनी एज से वो छोटी लग रही है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, वो नर्वस भी है ना, और एक्साइटेड भी है किस बात को लेके, एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। जो वहाँ पे ट्रेन वगैरह आ रही हैं उनकी वजह से वो उनके वाइब्रेशन को वो फील कर पा रही है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म। अब क्या है यहाँ पे कि जो वो लड़की है उसका पहला दिन है, कहाँ पे पहला दिन है, और रॉयल एकेडमी में उसका पहला दिन है। तो जाहिर सी बात है जैसे हम किसी कॉलेज में जाएं और पहला दिन हो हमारा वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा एक डर सा लगा रहता है। तो वो डर सा आज उसे भी है, और स्पेशली जिस एकेडमी में वो एडमिशन लेने वाली है वो प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी है लंदन की, बहुत बड़ी। तो वो डॉन्टिंग का मतलब है थोड़ी सी डरी हुई सी है। और क्योंकि वो कहाँ से आई है, डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीन एज अ फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, जो कि स्कॉटलैंड से आती है, स्कॉटिश की है, तो वहाँ से आती है। वो कहीं ना कहीं मतलब एक छोटी सी जगह से इतनी बड़ी जगह जा रही है, तो इस वजह को लेकर वो थोड़ा सा डरी हुई है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है इसने बहुत बड़ा चैलेंज फेस किया है जो कि दूसरों से कहीं ज़्यादा था। और वो क्या था, वो लगभग पूरी तरह से डेफ थी, DEAF। डेफ का मतलब होता है बहरा, जो कि सुन ना सके। एवलिन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. जो उसकी जो लॉस ऑफ हियरिंग थी, मतलब जो सुनने की शक्ति थी, ये नहीं थी कि शुरुआत में अचानक से ही ख़त्म हो गई, वो धीरे धीरे, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे ख़त्म होती गई। और उसकी मम्मी बताती है कि उसे याद है जब एवलिन लगभग 8 साल की थी, जब उसे बुलाया जा रहा था पियानो को बजाने के लिए, तो वो आ नहीं रही थी। कहने का मतलब उसे बुलाया जा रहा है, उसे कॉल करी जा रही है, लेकिन वो सुन नहीं पा रही है। उस टाइम पहली बार उसकी मम्मी ने नोटिस किया। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उसका नाम बुलाया जा रहा था लेकिन वो मूव नहीं कर रही थी क्योंकि उसे सुना ही नहीं दे रहा था। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। ये वाली बात कौन बता रही है, उसकी मम्मी बता रही है, जिनका क्या नाम है, आइसबल ग्लेनी। वो कहती हैं कि मैंने नोटिस किया कि उसे बुलाया जा रहा है लेकिन वो फिर भी आ नहीं रही। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब जैसे हमारे अंदर कोई कमी होती है तो हम लोग उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। अब एवलिन भी अपनी इस कमी को छुपाने की कोशिश करती रही कुछ टाइम तक अपने दोस्तों के से और अपने टीचर्स के साथ। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. अब क्या हुआ, जब वो 11 साल की हुई लगभग, अब जो उसके मार्क्स थे, जो उसकी पढ़ाई जो कर रही थी वो, उसके मार्क्स पुअर आने लगे। अब जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, उसने उसके टीचर्स से कहा, उसके पेरेंट्स को कहा कि भाई इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखाओ, कुछ इलाज वगैरह करवाओ। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और जब उसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया, डॉक्टर के पास ले जाया गया, तब जाके ये राज खुला कि भाई इसकी जो सुनने की शक्ति है वो इसलिए चली गई है क्योंकि इसका जो नर्व है कोई वो डैमेज हो चुकी है। They were advised that she should be fitted with the hearing aids and sent to a school for the deaf.
और उसके पेरेंट्स को ये एडवाइस दी गई, डॉक्टर ने क्या एडवाइस करी कि भैया इसे जो हियरिंग एड्स आपने देखा होगा बड़े बूढ़े लोग कान में लगाते हैं वो लगाया जाए और इसे स्कूल में भेजा जाए, स्पेशल स्कूल में जो स्पेशली डेफ लोगों के लिए होता है, बहरे लोगों के लिए होता है। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन क्या बताती हैं, और जैसे ही मेरे साथ ऐसा हुआ मेरी जीवन में एक तरह का पूरी तरह से अंधकार छा गया, कहने का मतलब पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया। नाउ बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन एवलिन क्या थी, मजबूत लड़की थी, वो गिव अप करने के लिए रेडी नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड, पूरी तरह से उसने दृढ़ निश्चय बना लिया था कि वो अपना जो भी उसका जो जीवन में जो उसे परस्यू करना है और वो था उसका इंटरेस्ट था म्यूजिक के लिए, वो करके ही रहेगी चाहे कुछ भी हो। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने क्या देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है। जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, देखिए यहाँ पे अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है विद अ रो ऑफ वुडन वर्स होती हैं और उसे एक स्टिक की सहायता से हेल्प से बजाया जाता है। तो उसने सोचा, उसे बड़ा अच्छा लगा जब वो लड़की बजाई, तो उसने सोचा इसे मैं भी बजाना चाहती हूँ और मैं भी इसे बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब जितने भी टीचर्स को उसने अप्रोच किया कि भाई मैं ये भी बजाना चाहती हूँ, उन्होंने उसे डिस्करेज करी, यार तुम सुन नहीं सकते, तुम कैसे बजा लोगी, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम रहने दो। लेकिन एक परकुशनिस्ट थे, परकुशनिस्ट होता है वो वाले म्यूजिशियन जो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं जो कि हाथ से बजाया जाता है, जैसे तबला ले लो, ढोलक ले लो, जिसमें कुछ बीट किया जाता है। तो रॉन फॉर्ब्स ने उसके पोटेंशियल को पहचाना। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और उन्होंने कैसे उसकी प्रैक्टिस शुरू करवाई, दो अलग अलग बड़े बड़े ड्रम्स लेके और दोनों में अलग अलग नोट, ठीक है, हाई नोट्स और लो नोट। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। और अब एवलिन क्या बताती हैं कि जो मेरे टीचर थे, जो रॉन फॉर्ब्स थे, वो मुझे ये कहते थे अगर तुम कानों से नहीं सुन सकते तो तुम्हें कानों से सुनने की ज़रूरत नहीं है, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरह से इस म्यूज़िक को सुनने की कोशिश करो। Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अब एवलिन बताती हैं कि तभी मैंने अचानक से महसूस किया जो हाई नोट्स थे ना ड्रम के, वो मैं अपनी वेस्ट के ऊपर से अपनी बॉडी में सेंसेशन फील कर पा रही थी, और जो लोअर नोट थे वो मैं अपनी बॉडी के नीचे वो सेंसेशन फील कर पाती थी। अब क्या हुआ, Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. अब जो उसके जो टीचर थे फोर्ब्स, उन्होंने उसकी एक्सरसाइज वो जारी रखी, मतलब वही प्रैक्टिस। अब थोड़े दिनों बाद उसे ये रियलाइज़ हो गया कि जो सर्टेन नोट्स थे, अलग अलग तरह के नोट्स थे, वो अपनी बॉडी में अलग अलग तरह से फील उन्हें कर सकती थी। दैट मीन्स यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर उसकी कानों की शक्ति चली गई थी तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में कुछ ऐसा था कि वो फील कर पाती थी म्यूज़िक को। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। मैंने सीख लिया था अपने माइंड और बॉडी को किस तरह से वाइब्रेशंस को या किस तरह से साउंड्स को जज करना है, कैसे उन्हें अपनी माइंड के थ्रू या अपनी बॉडी के थ्रू कैसे उन्हें फील करना है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब कहीं ना कहीं भाई मुझे एक एक क्लू मिल गया किस तरह से आगे बढ़ना है। अब तो पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता था, मेरे कठिन परिश्रम पे और मेरे दृढ़ निश्चय पे। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उसके बाद उसने जीवन में कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और वो क्या बनी, पूरा यूनाइटेड किंगडम उसने घूमा विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है पूरी टीम होती है, कोई तबला बजाने वाला, कोई ये बजाने वाला, कोई दूसरा कुछ बजा रहा, और पूरा ऑर्केस्ट्रा होता है ना, म्यूजिक ग्रुप आपने देखा होगा। और जब वो 16 साल की हो गई, उसने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी पूरी लाइफ समर्पित करूंगी किसको, म्यूजिक को। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उसने ऑडिशन दिया किसके लिए, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, और ज़्यादा म्यूजिक सीखने के लिए। रॉयल अकेडमी में उसने जब वो दिया, ऑडिशन दिया, तो उसने वहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री का यहाँ पर मतलब है उससे पहले जितने भी वहाँ पे एप्लीकेंट आए थे, जितने भी बच्चे वहाँ सीखने आए थे, उन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस एवलिन ने दिया। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब धीरे धीरे जब जैसे जैसे उसकी मतलब परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही थी, पहले वो ग्रुप में करती थी, अब वो ग्रुप के साथ, अब वो ग्रुप छोड़ के सीधे सोलो पे आ गई। सोलो का मतलब एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें वो अकेली परफॉर्म करती थी। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और जब रॉयल अकेडमी ऑफ लंदन में जब उसका कोर्स खत्म हुआ तो उसने 3 साल में टॉप अवार्ड्स वहाँ पे, जैसे होता है ना कि एक बच्चा किसी स्कूल में
पढ़ता है फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक या फर्स्ट क्लास से लेकर 10th, तो बीच बीच में उसने कभी उसने रेस में पार्टिसिपेट किया तो बहुत सारे अवार्ड्स जीतता है, बहुत सारे मेडल्स जीतता है। तो ऐसे ही उसने बहुत टॉप अवार्ड्स वहाँ पे जीते। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, लेकिन इन सब के बावजूद भी एवलिन खुद से इसे हीरोइक अचीवमेंट नहीं मानती, इसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानती। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। वो क्या कहती हैं कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हो और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, मतलब आप फोकस्ड हो, तो आपको वो अपनी मंजिल मिलेगी। ये बात कौन बताती हैं? एवलिन कहती हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी-परक्यूनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। अब क्या हुआ कि भाई वो इतनी फेमस हो गई कि अब वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने जो परफॉर्मेंस थी वो देने लगी। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है मोस्ट सॉट आफ्टर। सॉट आफ्टर का मतलब है उनकी डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ भी उन्हें बुलाने लगे उनकी परफॉर्मेंस के लिए। और उनका जो शेड्यूल हो गया वो कैसा हो गया? हैक्टिक। हैक्टिक का मतलब कि अब उन्हें टाइम ही नहीं था, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। इट इज़ इंट्रिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सरप्राइज करने वाला है कि जो लड़की सुन नहीं सकती वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस कैसे करती है। इन आर टू आर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब देखो यहाँ पे इन आर टू, ये क्या है? यहाँ पे जो नरेटर है जिसने ये कहानी लिखी है, राइटर ने, वो कह रही है जब वो उसने इंटरव्यू किया, दो घंटे तक लगातार बात करी एवलिन से, उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। तो ये भी क्या है? थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। एक लड़की वैसे तो वो बहुत अच्छी तरह से सुन नहीं सकती, लेकिन उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। यहाँ पे एवलिन क्या बताती हैं कि बड़ी दाढ़ी वाले जो लोग होते हैं उनसे मुझे थोड़ा सा डर लगता है। शी लाफ्ड, हंसती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज। अब वो एवलिन क्या बताती हैं, मैं केवल जब कोई मेरे से बात करता है तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं केवल फेस देखती हूँ, मैं उनके लिप्स देखती हूँ, उनकी आंखें देखती हूँ, पूरा फेस देखती हूँ और तब मैं जज करती हूँ। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। और वो एवलिन कैसे बोलती हैं? फ्लॉलेसली बोलती हैं, बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा लिल्ट का मतलब है एक्सेंट, बोलने का जो तरीका है वो उनका स्कॉटिश है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। अब वो कहती है मेरा जो बोलने का तरीका वो इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं शुरुआत से ऐसा नहीं था कि मैं सुन नहीं पाती थी, क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तब तक तो मैं बिल्कुल बढ़िया थी। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। अब जो नरेटर है, जो राइटर है, वो कह रहा है लेकिन फिर भी एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ऐसी लड़की जो सुन नहीं सकती उसने इतनी अच्छी फ्रेंच और जापानीज़ कहाँ से सीख ली। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट्स पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। अब वो कहती है अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो ठीक है मेरे पास कान नहीं है, ठीक है मैं सुन नहीं सकती, लेकिन म्यूज़िक मेरी पूरी बॉडी के अंदर, मेरे रोम रोम में बसा है। चाहे मैं अपनी त्वचा स्किन की बात करूं, मेरे गालों की बात करूं, मेरे हेयर, हर पार्ट में मैं अपने म्यूजिक को फील कर सकती हूँ। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस एंड साउंड पासिंग अप द स्टिक टू इनटू हर फिंगर टिप्स। और वो क्या बताती हैं कि जब वो जाइलोफोन को बजाती हैं तो वो ये महसूस कर सकती हैं कि जो जिन डंडियों से वो बजा रही हैं उन डंडियों के थ्रू उनके फिंगर्स में होते हुए वो जो साउंड के जो वाइब्रेशंस है वो उनकी पूरी बॉडी में जा रही है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंसेस फॉलोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो ड्रम की तरफ झुकती हैं तो जो रेजोनेंस हैं, वो जो वाइब्रेशंस हैं जो ड्रम से निकल रही हैं, वो भी वो अपनी पूरी बॉडी में फील कर सकती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पासिस थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। जब वो एक वुडन यानी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर जब वो परफॉर्म करती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने जूते उतार देती हैं और नंगे पैर बजाती हैं ताकि वो जो वाइब्रेशंस उनकी बॉडी में फील होते हैं वो पूरी तरह से उनकी बॉडी में एंटर कर सकें और बहुत अच्छे से वो उसे महसूस कर सकें। तो यहाँ हो जाता है बेटा ये चैप्टर ख़त्म। आई होप नहीं थोड़ा सा भी है बचा हुआ है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब इस वाली बात में कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि 1991 में उन्हें सबसे बड़ा, जैसे देखो आप लोग जानते होंगे कि आईफा अवार्ड मिलते हैं, हमारे यहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री भी अवार्ड देती है, तो उन्हें 1991 में
फिल हारमोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस का सोलोइस्ट को मतलब सिंगल परफॉर्मर का बेस्ट अवार्ड मिला है, सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स बताते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट शी हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। अब वो कहते हैं कि भगवान ने भले से उनकी सुनने की शक्ति ले ली हो, लेकिन उन्हें कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी दिया है। वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। जो हम सुनते हैं, मतलब एक नॉर्मल इंसान जो चीज़ सुनता है वो उसे महसूस करती है अपनी पूरी बॉडी से, इसलिए वो म्यूज़िक को हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। ऑफन ये एवलिन ये वाली बात बहुत अच्छे से बताती हैं कि कहीं ना कहीं वो वर्कहोलिक हैं। वर्कहोलिक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसे मतलब काम करने का वो आदी हो जाए, वो कभी खाली ना बैठे। ठीक है, तुम लोगों की तरह नहीं है कि बस दिन भर खाली बिठवा लो। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। वो कहती है कि ठीक है, वैसे क्लासिकल जो म्यूजिशियंस होते हैं वो भी बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, पर मैं उनसे ज़्यादा कठिन परिश्रम करती हूँ। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। फिर वो कहती है इसका जो इनाम मुझे मिलता है वो भी बहुत अच्छा होता है, वो भी बहुत बड़ा होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अब वो बताता है कि भाई जो एवलिन है ये नहीं है कि केवल जो कॉन्सर्ट करती है, जो अपनी परफॉर्मेंस, उसके अलावा वो प्रिजन्स यानी जेल में भी जाती है, हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट हैं उनके लिए भी वो परफॉर्मेंस करती है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और वो जो छोटे बच्चे हैं जो आगे चल के म्यूज़िक लाइन में जाना चाहती है, उन्हें भी क्या करती है, उन्हें भी क्लास देती है और उन्हें इनकरेज करती है। एंड रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। अब जो दूसरे जो डेफ चिल्ड्रन हैं, दूसरे जो बहरे बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी क्या एक इंस्पिरेशन है कि जिस तरह से उसने जीवन में हार नहीं मानी, आगे बढ़ती रही, तो वह ऐसे ही जो दूसरे डेफ बच्चे हैं, बहरे बच्चे हैं, उनके लिए एवलिन जो है एक इंस्पिरेशन है। ठीक है, दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। अब एवलिन उनके लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बन चुकी है, तो वो बच्चे भी ये समझ चुके हुए हैं कि अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं अचीव करी जा सकती। जब एवलिन कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। जो एवलिन है उन्होंने ऑलरेडी इतना कुछ अचीव कर लिया है कि उनसे दुगनी एज के लोग जो अचीव नहीं कर पाते। शी हैज़ ब्रॉट परकुशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। वो परकुशन को ऑर्केस्ट्रा के आगे ले आई, मतलब एक हाईलाइट कर दिया उन्होंने जिस चीज़ को लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, और उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि ये भी बहुत ज़्यादा मूविंग हो सकता है, मतलब ये भी हमारे रोम रोम में बस सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। और वो लोग जो अपंग हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने इंस्पिरेशन दी है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उसे देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, यानी वो जो हैंडीकैप लोग जिन्होंने जीवन में हार मानी हुई थी, वो उसे देख के कहते हैं कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियंस। और ये कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि भाई वो तो इंस्पिरेशन तो है ही सबके लिए, उसने प्लेजर, भाई प्लेजर कैसे, क्योंकि जब आप म्यूज़िक को सुनते हो, म्यूज़िक फील करते हो, तो आपको अच्छा लगता है, तो ओबियसली शी इज़ अ म्यूजिशियन, वो परकुशनिस्ट आर्टिस्ट है, तो उसने कहीं ना कहीं लोगों को बहुत खुश किया है। और यहाँ पे हो जाता है ये चैप्टर ख़त्म। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया।